बिहार में दूसरे फेज शिक्षक बहाली की घोषणा हो गई है, यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद। सर, क्या लग रहा है कि एक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर, और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है? एक बार हम चाहें कि जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं, हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं, और विलम्ब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे। आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसमें वेबसाइट भी 1-2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 ये वैकेंसी अभी निकल रही है। तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहे हैं? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था, लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी, और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे। अभी ये कहना तो संभव नहीं होगा कि कितने होंगे, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने संख्या में पिछले बार प्राइमरी में थे, इस बार उतनी संख्या में हो सकता है कि मिडिल स्कूल में आ जाएं, और 9, 10 और 11, 12 में पिछले बार से ज़्यादा होंगे। एक मैं टेक्निकली जानना भी जरूरी है कि 6 to 8 में डीएलएड कौन शामिल होंगे, सीटेट वाले कौन शामिल होंगे, और बीएड वाले तो शामिल हो ही रहे हैं, तो ये थोड़ा समझा दीजिए। ये जितनी तरह के वैरायटी है इसमें, ये इसका सबको इसका ज्ञान हो जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी उसके लिए। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी जैसे मैं बता दूं, वैसे विस्तृत जानकारी तो विज्ञापन में निकल ही जाएगा। मिडिल स्कूल में जो कैंडिडेट होंगे मिडिल स्कूल के लिए, वो 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। उसमें डिप्लोमा भी हो सकते हैं, उसमें बीएड भी हो सकते हैं, और उसमें मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के लिए, और उसमें सीटेट पेपर 2 देना है। और फिर हाई स्कूल में तो फिर आप जानते ही हैं कि उसमें बीएड और ग्रेजुएशन होना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि मिडिल स्कूल में चूँकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के भी अभ्यर्थी होंगे और बीएड वाले भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बीएड वाले नहीं हो सकते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें आपका ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। एक मैं जानकारी ये भी जरूरी है कि अभी सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा भी किया था गांधी मैदान से, चूंकि सबसे बड़ी बहाली सभी कह भी रहे हैं, और वास्तव में सभी ने देखा भी नहीं है इतनी बड़ी बहाली। 69,000 के आसपास वैकेंसी आई है अभी, तो 1,20,000 क्या लग रहा है वो कब पूरा करेंगे? देखिए, जो टीआरई 1 में जो मैंने बताया है कि अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में, अधिकांश विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्ति से काफ़ी कम थी, तो उसकी वैकेंसी तो रही जाएगी, वो तो किसी भी तरह से भर नहीं सकते हम। उसकी वैकेंसी लगभग 50,000 है। वो वैकेंसी अगर सरकार उसको टीआरई 2 में पास ऑन करती है, तो इसी परीक्षा में वो भी वैकेंसी जुड़ जाएगा। लेकिन उसमें सर 1 to 5 में डीएलएड वाले भी होंगे, उसमें 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 to 5 में काफ़ी टफ कंपटीशन था टीआरई 1 में। अच्छा। और उसमें जो भी वैकेंसी होगी वो बहुत ही सीमित, और वो दिव्यांगजन वाला होगा या कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले होगा, बहुत सीमित वैकेंसी होगी। बाकी सारी वैकेंसी तो टीआरई 1 में भरी गया है। उसमें दिल से आप चाहते भी हो कि 1 to 5 का भी वैकेंसी दे, उनके साथ हम क्यों सौतेला व्यवहार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आपको मिला है उसी के आधार पर आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो सप्लीमेंट्री की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोग देंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री और मेन टीआरई 2 दोनों अलग अलग है। टीआरई 1 में हम लोगों ने करीब 1,20,000 के आसपास
रिजल्ट्स भेजा शिक्षा विभाग को। अब ये तो मेरी मैक्सिमम क्षमता हुई कि 1,20,000 ही हम दे सकते थे, बाकी अवेलेबल नहीं हुए कैंडिडेट्स, या मतलब क्वालिफाई नहीं कर सके, परीक्षा में ही क्वालिफाई नहीं कर सके। तो 1,20,000 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले लोग होंगे वो एक को पकड़ेंगे, एक का नौकरी करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, उसके भी कुछ वैकेंसी होगी। ये वैकेंसी हम लोग जो TRE-1 के जो वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं या पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहेंगे उसको, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हम भरेंगे। और जब इसको भर लेंगे, इसके बाद भी अगर कोई बच जाएगा जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से नहीं भर पाएंगे, मान लीजिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत में वो फिर TRE-2 में पास ऑन होगा। का इशारा काफी बेहतर बता रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बड़ी संख्या में दे रहे हैं। अभी हमारे पास आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन जो अमूमन मुझे लगता है जैसे कि 2-3 हजार करीब होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं, एक कैटेगरी। हाँ। तो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आउट्स हुए उसके करीब 2 से 3 हजार होंगे, और उतना ही समझ लें आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छांटे हैं उसका 6 लगभग उसके आसपास में रहेगा, अनुमान है। 1 to 5 में ऐसा नहीं लग रहा है। 1 to 5 में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स तो चूंकि अगर मान लें किसी को प्राइमरी में हो गया, हाई स्कूल में भी होगा तो हाई स्कूल में चला गया, प्राइमरी छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स तो किसी में भी हो सकता है। दीपावली से पहले ये तोहफा देंगे या शिक्षा विभाग की रिक्तियां लग रहा है कि छठ के बाद आएगी, तब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी को अपनाया है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ। इसमें 1,70,000 की वैकेंसी थी, 1,20,000 अनुरोध दिया, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग अभ्यर्थियों को लाभ दिए, उनका परीक्षा फल दिया, इसलिए हमारी ये टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यह आयोग सिर्फ शिक्षक बहाली के लिए ही नहीं है, ये आयोग कई अन्य बहालियां भी करती हैं और उसके कई परीक्षाएं हो चुकी हैं जिसका परीक्षा फल अभी रुका हुआ है, क्योंकि हमारी भी क्षमता सीमित है, असीमित क्षमता तो किसी की नहीं है। तो अब हम लोग पहला प्रायोरिटी हम लोग करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि लंबे समय से लंबित चला आ रहा है, पहले उसको दूर करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसके बाद होगा। वैसे भी अभी हमें कभी सप्लीमेंट्री के आंकड़े नहीं आए हैं, कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, वो हमें जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे। लेकिन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि आपके पास भी लगातार रिपोर्ट मिल रही है और आपकी नज़र भी जो है रहती है इन चीज़ों पर। कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो उसमें लग रहा है कि ज़्यादा संभावना है वैकेंसी बनने की। कंप्यूटर साइंस की जो शिकायतें हैं वो अमूमन इस बात को लेकर के है कि STET जो लोग बाहर के लोग हैं वो आ गए, जबकि इस विषय पर मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि STET में जो शर्त रखा गया था वो शिक्षा विभाग का था, वो आयोग का नहीं है, और उसको आयोग की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास में एक STET का प्रमाण पत्र है तो वो जायज़ तरीके से हासिल किया गया है या नाजायज़ तरीके से हासिल किया गया, इसको हमको नहीं देखना है। और हमें तो खैर वैसे भी नहीं देखना है, क्योंकि DV तो अभी शिक्षा विभाग ही कर रही है, तो इसलिए उनके स्तर पर देखना है। एक जरूर मैं बैकग्राउंड बता दूं कि उस STET 2019 में यह शर्त था कि बिहार का निवासी होना चाहिए, उसमें यह शर्त नहीं था कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर कि पिछली परीक्षा में जितनी बड़ी चुनौतियां आपके सर पर थी, आपने सब कुछ फेस किया, रिजल्ट भी दिया, क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबक भी मिला होगा और बहुत कुछ नया करने की योजना होगी अब? नहीं, कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा, कई चीज़ों को हम लोग चूंकि पहली बार कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने इतने वैरायटी ऑफ मतलब परीक्षा फल जो था, रिजल्ट्स थे, 43 पेपर्स थे टोटल, और फिर उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट का भी देना था, तो नेचुरली उसको बिना सॉफ्टवेयर यूज़ किए किया जा सकता। सॉफ्टवेयर हम लोग पहली बार बना रहे थे, हम लोग उसको उसमें भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी एक चुनौती थी हम लोगों के लिए कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना, मैनुअली उसको क्रॉस वेरीफाई करना। तो स्वाभाविक है कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था और काफ़ी मेहनत पड़ा इसमें लोगों को। इसके कारण से दूसरे परीक्षा फल भी प्रभावित हुए। अब उसके अनुभव से हम लोगों ने ये समझ लिया कि जैसे हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, हमें भी पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पर अभ्यर्थी किस तरह से गलती करते हैं, तो हम अपने जो जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर की गलती, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती, सीरीज़ की गलती, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं रहे, वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रहे, उसका हम लोगों ने कुछ प्रावधान किया है ताकि हम जब रिजल्ट बनाने लगे तो हमें इस तरह के रुकावट ना आए।
कि अब हम उसका बैठे हैं कि पहले रोल नंबर चेक करें, कि क्रॉस वेरीफाई करें, सीरीज क्रॉस वेरीफाई करें। ये ऐसा करने से हमें समय काफ़ी लग जाता है। पार्शियली की गुंजाइश नहीं है, इस बार रिजेक्ट करेंगे सीधा आप? हम लोग कुछ गुंजाइश ये कर रहे हैं कि अभ्यर्थी को उसको भरने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब कि उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने की जरूरत ही ना पड़े, उसको सीरीज भरने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, जो उसने आवेदन में जो दे रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वही ऑटोमेटिकली उसको सिस्टम वही लेगा, तो उसको भरना ही नहीं है वहां पर। और उसने क्या भरा है अपना आवेदन में, वो उसके एडमिट कार्ड में प्रिंट हो जाएगा। अपीयरिंग कैंडिडेट इस बार शामिल होंगे कि नहीं, या वो कोई मौका नहीं मिल रहा? अपीयरिंग कैंडिडेट वाले भी एक हम लोगों को एक अच्छा सबक मिला, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट के साथ एक कठिनाई ये है कि अगर वो अपीयरिंग को हम अलाउ करते हैं तो उसका रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट आने के लिए हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा इस बार हम लोगों ने देखा कि सीटेट के बड़ी संख्या में लोग फेल कर गए, स्वाभाविक है कि ऐसे अभ्यर्थी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। अब उन्होंने जब सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतीक्षा करें उनके लिए? तो नेचुरली उनको हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, और डीवी में हम लोग भेजेंगे और डीवी में वो छंटेंगे। इस बार भी वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं क्या? नहीं, इस बार हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पाया कि जो बिना प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी जो जानकार हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है विभिन्न परीक्षाओं के, जैसे आपने देखा कि STT का 2019, फिर 2023 भी आ गया, इसमें जो पहले के भी हैं, दक्षता परीक्षा है, सीटेट है, बीटेट है, STET है, कई तरह के उनके हैं, और अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशंस लगाया गया, कभी डोमिसाइल लगाया गया, कभी नहीं लगाया गया। तो वैसी स्थिति में इसकी तो सभी चीज़ की जानकारी शिक्षा विभाग को ही है, तो बिना शिक्षा विभाग के डीवी में इस बार संभव नहीं है। परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद बीपीएससी कोई वेरिफिकेशन नहीं करने वाला, रिजल्ट देगा बस? देखिए, हम लोग इस बार भी हम लोगों ने जो डीवी कराया, हमने पहले भी कहा कि उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं थी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से हुआ था जी। और जब भी ऐसी बड़ी संख्या में होगा तो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और इस बार भी वैसा ही होगा। हम लोग अपने स्तर से मेधा क्रम के हिसाब से कंडीशनल रिजल्ट देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो फिल्ट्रेशन होगा वो फिल्ट्रेशन होगा शिक्षा विभाग के द्वारा डीबी में। बिल्कुल, सभी प्रकार की तैयारियां हैं और निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास में हैं भी, आपने बेहतर परिणाम दिया भी है। हालांकि वेरिफिकेशन को लेकर आपने जो डाउट है उसको भी क्लियर किया है, जो अभ्यर्थी समझ रहे थे कि आयोग की तरफ से ऐसा हुआ है, तो आपने पार्ट टू पार्ट बताया है। एक चीज मुझे जानना जरूरी है कि अभी जो सोशल साइंस का जो रिजल्ट आया है, खासकर उसमें सामाजिक विज्ञान में देखा गया है कि बहुत टफ रिजल्ट रहा है, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, क्या सोशल साइंस की संभावना है? देखिए, जो मैंने बताया कि 7 विषय ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, अब कंपटीशन भी वहीं था, उसमें सोशल साइंस भी था, कंप्यूटर साइंस भी था, और स्वाभाविक है कि ऐसे ही विषयों में कैंडिडेट्स जो असफल हुए हैं वो इन वेटिंग है, उनको उम्मीद है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो उनका चयन हो जाएगा। बाकी विषय में तो चूंकि कैंडिडेट्स ही कम थे तो कोई बचे हैं ही नहीं। कितना कट ऑफ डाउन कर सकते हैं आप? कुछ ऐसा लग रहा है कट ऑफ डाउन करेंगे, या क्वालिफाइंग मार्क्स पार करने वाले जो हैं वो सफल हो जाएंगे? अब लग रहा है अभी जो रिजल्ट दें सप्लीमेंट्री। देखिए, चूंकि ये इसमें सोशल साइंस में या कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन टफ था, इसलिए इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा, कभी भी क्वालिफाइंग कट ऑफ तक नहीं जाएगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर मेरिट में नहीं आ सके वो इंतजार करें कि हाँ वो नहीं, हो सकता? वो बिल्कुल वैसे इंतजार करना बेकार होगा। जो अभी कट ऑफ है, जो भी कट ऑफ नंबर है उसमें कैटेगरी वाइज, आप देखे होंगे कि उसमें टाई ब्रेकर भी लगा होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ भी उसमें दिया गया हो, तो मतलब है कि उसी नंबर पर एक से अधिक लोग हैं, और उसमें से कुछ का हुआ है और कुछ का टाई ब्रेकर के कारण से वो नहीं हुआ है। अब कितनी वैकेंसी डीवी के बाद आती है, कितने ड्रॉप आउट्स होते हैं, कितने डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके हिसाब से कितनी वैकेंसी उसमें आएगा, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से अधिक नीचे जाएगा। अच्छा, मतलब किसी विषय में चांस है कि नहीं कट ऑफ आपका डाउन करने का? जो आपका प्रॉपर कट ऑफ है, जो आपने सोचा है, उसको आप ले जाएंगे? नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि अगर वैकेंसी मतलब ज्यादा ड्रॉप आउट्स या डिस्क्वालीफाई ज्यादा संख्या में अगर होता है तब वो नंबर नीचे गिरेगा, नहीं तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है उसी का
कट ऑफ पर टाई ब्रेकर के कारण से कुछ लोग इन वेटिंग ऑलरेडी होंगे, उसमें 300-400 हो सकता है कि ऑलरेडी वेट कर रहा हो उसी नंबर पर, तो उसी नंबर पर रह जाएगा। अब सब कुछ साफ हो गया और गांधी मैदान में इतने बड़े समारोह भी हो गए। हालांकि अतुल प्रसाद वहां गए कि नहीं, गवाह बने कि नहीं, ये हम लोगों ने नहीं देखा उस दिन गांधी मैदान में, लेकिन पूरा बिहार और देश गवाह बना गांधी मैदान के समारोह का। अंदर से अब गर्व की अनुभूति हो रही है कि एक जो हर्डल्स बहुत बीच बीच में आया उसको हमने पार कर लिया। अब नया इतिहास लिखेंगे, यानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग किसी राज्य सरकार, जैसे मैंने बताया भी था कि राज्य सरकार किसी विभाग के अधीन नहीं है, और वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में हमें निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है। अभ्यर्थी की निगाहें आपको तलाश कर रही थी गांधी मैदान से। हमें निष्पक्ष रहना है। हम सरकार से स्वतंत्र हैं, उनके अधीन नहीं हैं। और सरकार, मैंने पहले ही बताया था कि सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और हम भी अपने सीमाओं को समझते हैं, और इसीलिए हमारा न ही वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता थी और न ही हमें कोई आमंत्रित किसी को करने की भी आवश्यकता थी। हम एक स्वतंत्र इकाई हैं और हमने अपना काम किया। और ये बात सही है कि जो कल की बातें पुराने आगे की बात करने की जो बात आप कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे कल किसी ने, मुझे बड़े लोगों ने ही, मतलब नज़ीर वर्ड से मुझे कहा कि आपने एक नज़ीर बनाया। तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लूँ, मेरा भी उतना ज्ञान पूरा नहीं है, तो नज़ीर शब्द का मैंने अर्थ ढूंढा कि क्या एक्चुअल अर्थ क्या होता है। तो मैंने पाया कि ये आप भविष्य के लिए आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। नज़ीर का मतलब वो होता है जी। तो मैं समझता हूँ कि जो ये बातें जिन्होंने कहा, मुझे जो बधाई दिया, और कोई जी अच्छी जगह से आप समझ सकते हैं कि कहाँ से बधाई मुझे मिला होगा ये, तो वही मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं इतने घरों में रोजगार मिला, इतने अभ्यर्थी जो है आज, मैं जो ब्रेन ड्रेन समस्या थी बिहार की, जो पलायन लगातार जारी था, लग रहा है कि एक वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर, लेकिन लग रहा है कि अब जो है रफ्तार में कमी आएगी, ब्रेन ड्रेन। देखिए, ये एक विशेष सर्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है वो एक विशेष सर्किल है। विशेष सर्किल का मतलब यह है कि चूंकि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसलिए छात्र भी अच्छे नहीं होंगे। चूंकि छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अभ्यर्थी अच्छा कहां से होगा, अभ्यर्थी अच्छे नहीं होंगे तो फिर शिक्षक कहां से अच्छा होगा। एक चीज आपने याद दिलाया है, पिछले बार भी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे शिक्षक अभ्यर्थियों संभाल के। तो ये आपने कहा था। हम चाहते हैं कि इसी बात से जो है एक दूसरे फेज की बहाली को आप आगाज करें कि कुछ ऐसे शेर के साथ, ताकि जो हौसला है अभ्यर्थियों का वो परवान पर हो और लगे कि हाँ, हम भी बहाल हो रहे हैं। देखिए, अभी भी कई जगहों पर तूफान तो अभी भी चल ही रहा है। क्या बात। और अभी भी हम तूफान से झेल ही रहे हैं। लेकिन मुझे और मैं समझता हूं कि जो आप लोगों ने भी कल जो उस दिन 2 तारीख के कार्यक्रम में आपने जो सफल अभ्यर्थी जो को आपने देखा होगा, कई लोगों ने मुझे कहा कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे, उनका जो भरोसा, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो देखने लायक था। और उनसे बातचीत करके भी आप लोगों को लगा होगा कि ऐसे शिक्षक अगर अब आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उसमें गुणवत्ता में निश्चित तौर पर निखार होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसी विश्वास और इसी कामना के साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपना 100% दूं, और मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% दें। कोई सॉल्वर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें, ईमानदारी से दें। मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि ईमानदारी से दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद थे और तमाम पहलुओं पर इन्होंने बारीकी से जानकारी दी है, और एक तरह से जो इतिहास बीपीएससी ने बनाया है, उम्मीद करते हैं जब दूसरे फेज की जो बहाली हो रही है, इसमें बेबाकी से बीपीएससी जो है फिर से एक नया इतिहास बनाए। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन पहले से सबक लेकर जो है अतुल प्रसाद ने बताया है कि बहुत कुछ सीखा हूं और आगे जो है बहुत कुछ बदलाव भी होगा, और निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा।
कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।